हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे वीओमो कोटा एग्ज़ाम 2026 जिसका बीए सेकेंडरी का एग्ज़ाम जुलाई 2026 सेमेस्टर है। पॉलिटिकल साइंस है सब्जेक्ट। पेपर कोड है PS03। तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं और सुशासन विषय है, जिसके एग्ज़ाम 29 जुलाई 2026 को होने वाला है। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 23वीं क्लास है, 2 इनसे पहले ले चुके हैं, वो एक बार ज़रूर देख लेना क्लास है। इस हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर हैं। और आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस बेरी को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक विज्ञान की व्याख्या है जिसमें विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था, संस्थानों, प्रक्रियाओं एवं व्यवहारों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था में पाई जाने वाली समानता और विभिन्नता का समझना है। क्वेश्चन अगला, राजनीतिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था से आशय उन संस्थानों, प्रक्रियाओं और शब्दों के समूह से है जिनके माध्यम से किसी समाज में राजनीतिक निर्णय लेने जाते हैं तथा शासन का संचालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली की कोई दो विशेषता लिखिए। तो इसमें वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती हैं। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, आध्यात्मक शासन प्रणाली की दो विशेषता बताइए। तो राष्ट्रपति की शासन का वास्तविक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति ही शासन का वास्तविक प्रमुख होता है। और दूसरे, कार्यपालिका विधेयक के बीच शक्तियों का पृथक्करण किया जाता है, पृथक्करण पाया जाता है कार्यपालिका और विधेयक के बीच। अगला है, संघात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ बताइए। तो उत्तर, संघात्मक शासन व्यवस्था वह प्रणाली है जिसमें संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच किया जाता है तथा दोनों अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दबाव समूह प्रेशर ग्रुप क्या है। तो दबाव समूह ऐसे संगठित समूह होते हैं जो स्वयं सत्ता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि सरकार की नीति और निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है। तो उत्तर, न्यायपालिका स्वतंत्रता आवश्यक ये है कि ताकि वे निष्पक्ष होकर न्याय कर सके, संविधान की रक्षा कर सके, नागरिक के अधिकारी को रक्षा कर सके। अगला खंड है बे लघु उत्तरीय प्रश्न है। आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस बेरी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। क्वेश्चन है, आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। तो आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की विज्ञान की व्याख्या है जिसका विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। और पहला तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन केवल संवैधानिक संस्थानों और सरकारी ढांचे तक ही सीमित था, लेकिन आधुनिक काल में इसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो गया। इसमें राजनीतिक संस्थाओं के साथ साथ राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सामाजिकरण और राजनीतिक विकास का भी अध्ययन किया जाता है। आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की प्रमुख विशेषता इसका वैज्ञानिक व्यवहारिक दृष्टिकोण है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण है। इसमें केवल कानूनों और संविधान का अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि यह देखा जाता है कि राजनीतिक संस्थाएं वास्तव में किस प्रकार कार्य करती है। इसमें विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना अनुभवजन्य तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर की जाती है। आधुनिक तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र विकसित देशों तक ही सीमित नहीं, बल्कि इसमें विकासशील और नव स्वतंत्र देशों की राजनीतिक व्यवस्था का भी अध्ययन किया जाता है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक कारणों को भी राजनीतिक विश्लेषण में शामिल किया जाता है। इसमें राजनीतिक विकास, आधुनिकीकरण, राष्ट्र निर्माण, लोकतंत्र, राजनीतिक सहभागिता तथा प्रशासन जैसे नए विषयों को भी महत्व दिया गया। इस प्रकार आधुनिक तुलनात्मक राजनीति का अधिक व्यापक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक विषय बन गया।
अगला क्वेश्चन है, संसदीय एवं अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, संसदीय और अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की दो प्रमुख प्रणालियां हैं। दोनों में कई अंतर पाए जाते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती हैं, जबकि अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है, जबकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में दोनों के बीच शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है। संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती हैं और विश्वास प्रस्ताव द्वारा सरकार को हटाया जा सकता है। इसके विपरीत अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है और सामान्य परिस्थितियों में उसे आसानी से नहीं हटाया जा सकता है। संसदीय शासन में प्रधानमंत्री का चयन संसद के बहुमत दल के आधार पर होता है, जबकि अध्यादेशात्मक शासन में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में किया जाता है। इस प्रकार संसदीय व्यवस्था उत्तरदायी सरकार पर बल देती है, जबकि अध्यादेशात्मक व्यवस्था स्थिर और मजबूत नेतृत्व प्रदान करने पर बल देती है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक संस्कृति का अर्थ एवं उसके प्रमुख प्रकार बताइए। तो उत्तर है, राजनीतिक संस्कृति के आशय नागरिकों के राजनीतिक व्यवस्था, संस्थानों, नेताओं और राजनीतिक प्रक्रिया के प्रति विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोणों से है। यह बताती है कि लोग राजनीति को इस प्रकार समझते हैं और उसमें किस प्रकार भाग लेते हैं। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा को प्रमुख रूप से ग्रोबेली अलमंड और सिडनी वर्बा के विकसित किया गया। इसके अनुसार राजनीतिक संस्कृति किसी समाज के सदस्यों की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अभिव्यक्तियों और विश्वास का समूह है। राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख प्रकार, जिसमें पहला प्रकार है संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति। इसमें नागरिकों को राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बहुत कम जानकारी होती है, वे राजनीति में कम रुचि लेते हैं। दूसरा, अधीनस्थ राजनीतिक संस्कृति। इसमें नागरिक सरकार और राजनीतिक संस्थानों के बारे में जानते हैं, लेकिन उनकी भागीदारी सीमित होती है। अगला प्रकार है सहभागी राजनीतिक संस्कृति। इसमें नागरिक राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक संस्कृति किसी भी देश की राजनीतिक स्थिरता, लोकतांत्रिक विकास को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक सामाजिकरण से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख अभिकरणों का वर्णन कीजिए। तो राजनीतिक सामाजिकरण वे प्रक्रिया हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों, विचारों और व्यवहारों को सीखता है। इस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति यह समझता है कि राजनीतिक संस्थाएं किस प्रकार कार्य करती हैं और वह राजनीति में किस प्रकार भाग ले सकता है। राजनीतिक सामाजिकरण व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजनीतिक सामाजिकरण के प्रमुख अभिकरण निम्नलिखित हैं। पहला, परिवार व्यक्ति के राजनीतिक विचारों को प्रभावित करने वाला सबसे पहला और महत्वपूर्ण माध्यम है। व्यक्ति अपने परिवार से राजनीतिक मूल्यों और विचारों को सीखता है। दूसरा, विद्यालय एवं शिक्षा संस्थाएं नागरिकों में संविधान, अधिकारों, कर्तव्य और लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ विकसित करती है। राजनीतिक दल अपने विचारों और नीतियों के माध्यम से नागरिकों को राजनीतिक रूप से जागरूक करते हैं। संचार माध्यम, समाचार पत्र, टेलीविज़न, इंटरनेट और सोशल मीडिया राजनीतिक जानकारी एवं विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मित्र समूह एवं सामाजिक संगठन, व्यक्ति अपने मित्रों और सामाजिक समूह से भी राजनीतिक विचारों को ग्रहण करता है। इस प्रकार राजनीतिक सामाजिकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के राजनीतिक व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अगला क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था के गुण और दोष लिखिए। संघात्मक शासन व्यवस्था वह प्रणाली है जिसमें संविधान द्वारा शासन की शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच किया जाता है। दोनों सरकार अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं।
संघात्मक शासन व्यवस्था के गुण। स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति, राज्यों को अपने क्षेत्र की समस्या के समाधान के लिए स्वतंत्रता मिलती है। शक्तियों का संतुलन, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होने से सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होता है। लोकतंत्र को मजबूती, जनता को स्थानीय स्तर पर शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है। विशाल देशों के लिए उपयोगी, बड़े और विविधता वाले देशों में यह व्यवस्था अधिक प्रभावी होती है। दोष, केंद्र और राज्य के बीच विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। अलग अलग राज्यों की नीतियों में असमानता हो सकती है। कभी कभी राष्ट्रीय एकता के समान चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। निष्कर्ष है, संघात्मक शासन व्यवस्था में कुछ कमियां होने के बावजूद यह विविधता वाले देशों के लिए ये प्रभावी शासन प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह एवं राजनीतिक दल में अंतर स्पष्ट कीजिए। दबाव समूह, राजनीतिक दल दोनों राजनीतिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन दोनों के उद्देश्य और कार्य अलग अलग होते हैं। राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना और सरकार बनाना होता है, जबकि दबाव समूह स्वयं सत्ता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते बल्कि सरकार की नीति और निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं और अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, जबकि दबाव समूह सामान्य चुनाव नहीं लड़ते हैं। राजनीतिक दलों का कार्य व्यापक होता है और वे विभिन्न मुद्दों पर नीतियाँ बनाते हैं, जबकि दबाव समूह किसी विशेष हित या उद्देश्य से जुड़े होते हैं। राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त कर शासन चलाने का प्रयास करते हैं, जबकि दबाव समूह सरकार पर प्रभाव डालकर अपने हितों की पूर्ति चाहते हैं। उदाहरण के रूप में व्यापक संगठन, कर्मचारी संगठन, किसान संगठन दबाव समूह हो सकते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल, दबाव समूह दोनों लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनके उद्देश्य और कार्य अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का महत्व स्पष्ट कीजिए। न्यायपालिका स्वतंत्रता के अर्थ है न्यायालय बिना किसी बाहरी दबाव या हस्तक्षेप के निष्पक्ष होकर न्याय कर सकते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका को संविधान के संरक्षण और नागरिकों के अधिकारों का रक्षक माना जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका का न्याय के शासन, रूल ऑफ लॉ को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यायपालिका स्वतंत्रता का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह सरकार के कार्यों और कानूनों के संवैधानिकता की जांच कर सकती हैं। यदि सरकार विधेयिका द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो संविधान के विरुद्ध हो, न्यायपालिका उसे रोक सकती है। इस प्रकार यह संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखती है। यह स्वतंत्र न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है और सभी नागरिकों को समान न्याय प्रदान करती है। केंद्र और राज्य के बीच उत्पन्न विवादों का समाधान भी करती हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से जनता का न्याय व्यवस्था पर विश्वास बना रहता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल की सुरक्षा, वेतन, सेवा और शर्तों की स्वतंत्रता तथा न्यायिक कार्य में हस्तक्षेप का अभाव न्यायपालिका की स्वतंत्रता के प्रमुख आधार हैं। निष्कर्ष है, इस प्रकार स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। यह नागरिक अधिकार की रक्षा, संविधान की सुरक्षा, कानून के शासन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री शक्तियाँ एवं स्थिति के वर्णन कीजिए। तो उत्तर, ब्रिटेन के संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार द्वारा वास्तविक प्रमुख होता है। यद्यपि ब्रिटेन का राजा सम्राट संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक शासन की शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास होती है। प्रधानमंत्री की स्थिति ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की प्रमुख शक्ति मंत्रिपरिषद का गठन करना है। वे अपने दल के सदस्य में से मंत्रियों का चयन करता है, उनके विभागों का निर्धारण करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है और प्रधानमंत्री संसद में सरकार का नेतृत्व करता है। सरकार की नीतियाँ एवं कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता है। वे संसद में बहुमत दल का नेता होता है और सरकार की सफलता के लिए उत्तरदायी रहता है। प्रधानमंत्री विदेश नीति का निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करता है। और प्रधानमंत्री राजा या सम्राट को महत्वपूर्ण सलाह देता है और कई संवैधानिक नियुक्तियों में उसकी
भूमिका होती है। इसके अंतर्गत वे चुनाव कराने, संसद भंग करने, राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण में प्रभावी भूमिका निभाता है। हालांकि प्रधानमंत्री शक्तिशाली होता है, लेकिन उनकी शक्तियां संसद, राजनीतिक दल, विपक्ष और जनमत द्वारा नियंत्रित होती हैं। निष्कर्ष इस प्रकार ब्रिटेन का प्रधानमंत्री संसदीय शासन व्यवस्था का बिंदु केंद्र है। उसकी भूमिका सरकार के संचालन, नीतियों के निर्माण, प्रशासन के नेतृत्व में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अगला खंड है 6। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस BD को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और वीएमओ कोटा सम्मिलित क्लास यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। आप टेलीग्राम ग्रुप बालाजी क्लासेस BD को ज्वाइन कर लेना। बालाजी क्लासेस BD, जहाँ पर ओरिजिनल चैनल 1 के सब्सक्राइब हैं, वही है ओरिजिनल चैनल बालाजी क्लासेस BD नाम का। अगला क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति के प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। उत्तर है, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान की वे एक शाखा है, महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं, संसाधनों, प्रक्रियाओं तथा राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में पाए जाने वाली समानताओं और भिन्नताओं का समझना, उनके आधार पर राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण करना है। आधुनिक युग में तुलनात्मक राजनीति का महत्व लगातार बढ़ता गया। अगला है, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति व्यापक और वैज्ञानिक है। प्रारंभ में इसका अध्ययन केवल संवैधानिक संस्थानों और शासन प्रणाली तक ही सीमित था, लेकिन आधुनिक काल में इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया। अब इसमें राजनीतिक संस्थाओं के साथ साथ राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक विकास का भी अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति का स्वरूप अनुभवनात्मक है। इसमें केवल संवैधानिक अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि वास्तविक राजनीतिक घटनाओं, आंकड़ों तथा तथ्यों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। यह विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करके उनके कारणों और परिणामों को समझने का प्रयास करती हैं। तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसके अंतर्गत निम्न विषयों का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक संस्थानें तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, चुनाव प्रणाली और नौकरशाही का अध्ययन। शासन प्रणाली है संसदीय, अध्यक्षात्मक, संघात्मक, एकात्मक शासन व्यवस्था की तुलना। राजनीतिक व्यवहार, नागरिकों के राजनीतिक विचारों, भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन। राजनीतिक विकास, लोकतंत्र, आधुनिकीकरण, राष्ट्र निर्माण, विकासशील देशों की समस्या का अध्ययन। लोक प्रशासन एवं नीतियाँ, प्रशासनिक व्यवस्था, सुशासन और सार्वजनिक नीतियों का विश्लेषण। तुलनात्मक राजनीति का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि यह विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था को समझने में सहायता करती है। इसके माध्यम से किसी देश की शासन व्यवस्था की कमजोरियों और सफलताओं का पता लगाया जा सकता है। यह बेहतर राजनीतिक संस्थानों के निर्माण में सहायता करती हैं। तुलनात्मक अध्ययन से लोकतंत्र, राजनीतिक स्थिरता, प्रशासनिक सुधारों को समझने में मदद मिलती है। ये विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं, क्योंकि ये अन्य देशों के अनुभव से सीख सकते हैं। निष्कर्ष है, इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति आधुनिक राजनीति का विज्ञान का एक महत्वपूर्ण और व्यापक क्षेत्र है। विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था का वैज्ञानिक अध्ययन करके राजनीतिक ज्ञान को समर्थ करती हैं तथा बेहतर शासन व्यवस्था के निर्माण में सहायता प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन है, संसदीय अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो उत्तर है, संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की दो प्रमुख प्रणालियां हैं। दोनों प्रणाली का उद्देश्य जनता के प्रतिनिधित्व के माध्यम से शासन चलाना है, लेकिन इसके संगठन और कार्यपालिका और शक्तियों के विभाजन में काफ़ी अंतर पाया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली का विकास मुख्य रूप से ब्रिटेन में हुआ है।
जबकि आदेशात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इस व्यवस्था में नाम मात्र कार्यपालिका का राजा या राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती हैं। प्रधानमंत्री का चयन संसद में बहुमत प्राप्त दल के नेता के रूप में किया जाता है। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती हैं और यदि वे संसद का विश्वास खो देती हैं तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। इसके विपरीत आदेशात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति ही राष्ट्रीय अध्यक्ष और शासन का वास्तविक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव निश्चित अवधि के लिए किया जाता है और अपने कार्यकाल तक पद पर बना रहता है। इसमें कार्यपालिका विधायिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट प्रकट होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रियों की नियुक्ति करता है, वे संसद के लिए सदस्य होते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में सरकार अधिक उत्तरदायी होती है और क्योंकि मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जवाबदेही रहती है, इसमें जनता के प्रतिनिधियों का सरकार पर सीधा नियंत्रण होता है। लेकिन कभी कभी गठबंधन सरकारों के कारण राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। आदेशात्मक शासन प्रणाली सरकार अधिक स्थिर होती है क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है। इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होती है, लेकिन कभी कभी राष्ट्रपति के पास अत्यधिक शक्तियाँ केंद्रित हो जाने का खतरा रहता है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का महत्व अधिक होता है, जबकि आदेशात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद अधिक शक्तिशाली होता है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से जुड़ी होती है, जबकि आदेशात्मक प्रणाली में दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। इस प्रकार संसदीय शासन प्रणाली उत्तरदायी सरकार और लोकतांत्रिक नियंत्रण पर अधिक बल देती हैं, जबकि आदेशात्मक शासन प्रणाली स्तर और मौजूद नेतृत्व प्रदान करने पर बल देती है। दोनों प्रणालियों की अपनी अपनी विशेषता और सीमाएं हैं। किसी देश के लिए कौन सी व्यवस्था उपयुक्त होगी, यह उसकी सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक परिस्थिति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं न्यायालय पुनरावलोकन परीक्षण कीजिए। तो उत्तर, अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायपालिका सर्वोच्च अंग है और अमेरिका संविधान ने इस संविधान की व्याख्या करने और नागरिकों के अधिकार की रक्षा करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रदान की है। अमेरिकी शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि इसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। इसके माध्यम से न्यायालय निर्धारित करता है कि कानून सरकारी कार्य संविधान के अनुरूप हैं या नहीं। तो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख शक्ति संवैधानिक व्याख्या है। न्यायालय संविधान के प्रावधानों का अर्थ स्पष्ट करता है और आवश्यकता पड़ने पर उनकी व्याख्या करता है। यह शक्ति उसे संविधान का संरक्षण बनाती है। न्यायालय संघीय सरकार और राज्य के बीच उत्पन्न संवैधानिक विवादों का समाधान भी करती है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। इसके अंतर्गत वे कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानूनों और राष्ट्रपति या प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की संवैधानिक की जांच कर सकता है। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध पाया जाता है तो न्यायालय उसे असामान्य घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन की यह शक्ति अमेरिका लोकतंत्र में नियंत्रण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। सरकार के ऐसे कार्य को रोक सकता है जो नागरिक स्वतंत्रता के विरुद्ध हो। इसके अतिरिक्त न्यायालय संघीय और राज्य सरकार के बीच शक्तियों के विवादों का समाधान करता है।
अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को उसकी प्रभावशीलता का प्रमुख आधार है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन सीनेट की स्वीकृति आवश्यकता होती है। न्यायाधीश का प्रमुख कार्य सुरक्षित होता है, जिससे वे बिना राजनीतिक दबाव का निर्णय दे सकते हैं। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ व्यापक हैं, फिर भी उस पर कुछ सीमाएं भी हैं। न्यायालय केवल उन्हीं मामलों पर निर्णय दे सकता है जो उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त उसके निर्णय को लागू करने के लिए कार्यपालिका और प्रशासन के सहयोग की आवश्यकता होती है। निष्कर्षतः इस प्रकार अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। न्यायी पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से यह संविधान सर्वोच्च न्याय सर्वोच्च नागरिक अधिकारों और कानून के शासन की रक्षा करता है। अमेरिका में लोकतंत्र को मजबूत बनाने में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस ब्रेक को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप बालाजी क्लासेस ब्रेक को ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन है, लोकतंत्र की अवधारणा विशेषताओं तथा महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, लोकतंत्र आधुनिक युग की सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली में से एक है। लोकतंत्र शब्द दो ग्रीक शब्दों डेमोस जनता, क्रेटिया शासन से मिलकर बना है। इसका अर्थ है जनता का शासन। प्रसिद्ध विचारक अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जो जनता का द्वारा जनता के लिए शासन होती है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता के पास होती है और जनता अपना प्रतिनिधियों का चुनाव कर शासन में भागीदारी करती है। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता जनता का सार्वभौमत्व है, जिसमें शासन की वास्तविक शक्ति जनता में निहित होती है। जनता नियमित चुनावों के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बदल भी सकती हैं। लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, राजनीतिक समानता, जन भागीदारी को विशेष महत्व दिया जाता है। लोकतंत्र की वे दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता मौलिक अधिकार की सुरक्षा, लोकतांत्रिक व्यवस्था नागरिकों को विचारों और अभिव्यक्ति, संगठन, समानता जैसे अधिकार प्रदान करती है। स्वतंत्रता न्यायपालिका उन अधिकारों की रक्षा करती है और सरकार को संविधान के अनुसार कार्य करने के लिए बाधित करती है। लोकतंत्र में कानून शासन स्थापित होता है, जिसमें सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होते हैं। सरकार भी कानून के अनुसार कार्य करती है। लोकतंत्र में विपक्ष का भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है, जो सरकार की नीतियों की आलोचना करके उसके उत्तरदायी बनाता है। लोकतंत्र का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि यह जनता को शासन में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। यह शांतिपूर्ण तरीके से सरकार बदलने का माध्यम उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है, सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। इसके माध्यम से सामाजिक न्याय, समानता और जन कल्याण को बढ़ावा मिलता है। हालांकि लोकतंत्र में कुछ सीमाएं भी हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया कभी कभी धीमी हो सकती है और चुनावी राजनीति में धन, जाति जैसे प्रभावी समस्या भी उत्पन्न कर सकती है। फिर भी लोकतंत्र को वर्तमान समय की सबसे बेहतर शासन प्रणाली में से एक माना जाता है। और इसका निष्कर्ष है, इस प्रकार लोकतंत्र केवल शासन की एक प्रणाली नहीं बल्कि एक जीवन की पद्धति भी है। यह जनता की भागीदारी, अधिकारों की सुरक्षा, उत्तरदायी शासन पर आधारित है। अपनी कुछ कमियों के बावजूद लोकतंत्र मानव स्वतंत्रता, समानता की रक्षा करने वाली सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप बालाजी क्लासेस भी को
सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। बालाजी क्लासेस भी रही। और ये थी PS03 पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान की क्लास, ये सेकेंडरी वालों की थी। ये तीसरी क्लास थी। इनसे पहले हम 2 क्लास और ले चुके हैं, वो भी ज़रूर देख लेना। इनसे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। 80% से 25% यहीं से क्वेश्चन मिलते हैं, लगभग सेम ही मिलते हैं। आप एक बार सभी क्लास ज़रूर देखें।